इस कहानी के सभी पात्रों जगह के नाम बदले हुए हैं और इस कहानी का मकसद किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। इसका किसी भी जीवित या मृत्यु व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। ये हॉरर स्टोरी चुड़ैल का प्यार एक गांव दीवानपुर की है। गांव के तिरुभवन काका के पास बहुत सारी गाय थी। वो उनका दूध बाज़ार में बेचते और उसी से उनकी रोज़ी रोटी चलती थी। वे रोज़ सुबह दूध निकालने के बाद गाय को लेकर इस गांव से उस गांव, कभी नदी के किनारे, कभी ताल तो कभी जंगल में घुमा करते और दिन ढलते ही गांव की ओर निकल पड़ते। दिन भर वे घर से बाहर ही रहते हैं, इसलिए भूख मिटाने के लिए वे सत्तू तो कभी कुरमुरा तो कभी रोटी और उसके साथ ही दूध, दही या मट्ठा भी ले जाते और किसी पेड़ की छाया में खा पी कर मस्त रहते। प्यास लगने पर किसी गांव के बाहर लगी नल, ट्यूबवेल या किसी कुएं से पानी निकाल कर पी लेते। वैसे ठंडी के दिनों में वे पानी भी ले जाते, लेकिन गर्मियों के दिनों में पानी गर्म हो जाने के कारण वे पानी नहीं ले जाते। बोर होने पर पुराने गाने गुनगुनाते। यही उनकी दिनचर्या थी और वे इससे खुश भी थे। एक बार की बात है, तिरुभवन काका बीमार हो गए और ऐसे बीमार हुई कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। और उधर गायों का बुरा हाल। उन्हें तो सिवान में घूम घूम कर चरने की आदत थी। वे रंभा रंभा कर आसमान सिर पर उठा ली। तिरुभवन काका की पत्नी पुआल वगैरह गायों को खाने के लिए देती, लेकिन गाय उसे खाना तो दूर देखती भी नहीं, मानो अनशन पर बैठी हूँ। उस पर दिन भर खूंटे से इधर उधर घूम घूम कर गोबर से पूरी ज़मीन कीचड़ कर दी। और कुछ तो इतनी सियानी थी कि नान में ही पैर डालकर खड़ी हो गई। उनका हट देखकर तिरुभवन काका बड़े परेशान हो गए। उनकी तो हिम्मत ही नहीं बढ़ रही थी, तो उन्होंने अपने साले के लड़के को बुला लिया। उसका नाम राकेश था। 18 साल की उम्र में ही वह बहुत होशियार था। उसके घर पर भी गाय थी, तो उसे इन सब चीज़ों की जानकारी थी। दूध दही खाकर गबरू जवान बन गया था। कोई उसे देखकर 18 साल का कह ही नहीं सकता था। उसने तिरुभवन काका के सारे काम संभाल लिए। वह साथ ही अपनी किताबें भी ले जाता और पेड़ की छाया में पढ़ाई करता। तिरुभवन काका बड़े खुश हुए। गर्मियों का दिन था। खेतों में घास गर्मी की वजह से ख़त्म हो गई थी और उसे इस इलाके की जानकारी भी नहीं थी। वह गायों को लेकर पास के जंगल में पहुंच गया और कब वह घने जंगल में पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। दोपहर का समय हुआ था। राकेश को प्यास लगी। पानी गर्म हो जाने के कारण उसने पानी गिरा दिया था। वह इधर उधर जंगल में पानी की तलाश में घूमने लगा। अचानक उसे कुआं दिखाई दिया। उसकी जान में जान आई। वह झट से कुएं के पास पहुंचा तो देखा गर्मी के कारण पानी काफ़ी नीचे था। उसने एक छोटी बाल्टी, जिसे वह अपने साथ रखता था, उसे अपनी धोती में बांधकर पानी निकालने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुआ। पानी काफ़ी नीचे था। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वह थक गया था और पसीने में पूरी तरह भीग गया था। वह हार कर पेड़ की ओट में जाकर बैठ गया। तभी उसे पायल की छम छम की आवाज़ सुनाई दी। वह चौंका कि जंगल और दोपहर के समय कौन आ सकता है। उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बेहद खूबसूरत लड़की अपनी कातिलाना अदाओं के साथ राकेश की ओर चली आ रही थी। राकेश उसे एकटक देखता रह गया। उस किशोरी की खूबसूरती में राकेश खो गया था। पास आकर उस किशोरी ने नटखट अदा के साथ राकेश से पूछी, प्यास लगी है क्या? मैं पानी पिला दूं? राकेश तो जैसे सुध-बुध खो बैठा था। उसने घबराकर हाँ में सिर हिला दिया। किशोरी आगे बढ़ी और कुएं की जगह पर पहुंचकर अपने दोनों हाथों की अंजुली बनाई और कुएं में झुक गई। राकेश जैसे सम्मोहित हो गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। किशोरी ने पानी निकाला और राकेश की तरफ बढ़ी। राकेश बिना कुछ बोले अपने हाथों की अंजुली बनाकर अपने मुंह से सटा दी। किशोरी ने अपने अंजुली का जल राकेश की अंजुली में उलेड़ना शुरू किया और राकेश ने उस अमृत रूपी जल को पीना शुरू कर दिया। वह अलग बात थी कि अंजुली का आधा पानी ज़मीन पर गिर रहा था, क्योंकि अभी भी वह किशोरी के चेहरे की खूबसूरती को एक टक पिए जा रहा था। ना तो किशोरी के हाथ में जल ख़त्म हो रहा था और न ही राकेश की प्यास बुझ रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे सदियों की प्यास आज तृप्त हो रही हो। यह सिलसिला आधे घंटे तक चला। तभी किशोरी ने ध्यान दिया कि राकेश पानी कम पी रहा था और उसके चेहरे का रसपान अधिक कर रहा था। वह अहस सहस सी हुई और बोली, पिलाऊं कि बस? राकेश कुछ बोल न सका, सिर्फ ना में सर हिला दिया। इसके बाद उस किशोरी ने प्यार भरी आवाज़ में कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। राकेश अब भी कुछ नहीं बोला, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। वह किशोरी बल खाती हुई जंगल में गुम हो गई। राकेश कुछ और देर कुएं की जगत में बैठा रहा और फिर अचानक उठा और गायों की ओर चल दिया। लेकिन अब उसकी चाल बदल गई थी। उसके मन में प्यार के अंकुर फूटने लगे थे। गायों को लेकर राकेश घर पहुंचा। आज वह बहुत खुश था। उसके मन में प्यार की तरंगें हिचकोले मार रही थी। वह रह रहकर कोई प्यार भरा गीत गुनगुना रहा था। उसकी भूख प्यास सब गायब हो गई थी। वह खोया खोया सा रहने लगा। उसे हर समय वही क्षण दिखाई दे रहे थे। उस खूबसूरत चेहरे को वह भूल नहीं पा रहा था। उसने रात को खाना भी नहीं खाया और सोने चला गया, लेकिन नींद कहाँ आ रही है। वह करवटें बदलता और प्यार के तराने छेड़ता। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था
कि उसे क्या हो गया है, कि उसकी भूख, उसका चैन, उसकी नींद उड़ गई है। अचानक उसका दिमाग ठनका और वह डर के मारे कांपने लगा। उसका बदन पसीने से लथपथ हो गया। वह ज़ोर से चीखा और जब तक त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी आ जाती वह बेहोश हो चुका था। त्रिभुवन काका उसके चेहरे पर पानी छिड़के और भी जतन किए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तभी त्रिभुवन काका की पत्नी इमरती देवी ने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दिया। अभी 2 ही लाइन उन्होंने पढ़ी थी कि राकेश तेज़ आवाज़ में हंसा, लेकिन आश्चर्य यह था कि वह हंसी राकेश की नहीं होकर किसी लड़की की थी। अब तो त्रिभुवन काका और इमरती देवी के प्राण सूख गए। वे वहाँ से तेज़ी से निकले और पास के ही राम खिलावन ओझा के पास पहुँचे और सारा माजरा कह सुनाया। इस पर ओझा ने कहा कि जंगल में ही कोई बात हुई होगी, चलो घर चल के देखते हैं। ओझा, त्रिभुवन काका और उनकी पत्नी जैसे ही बाहर निकले, एक काली बिल्ली ने तेज़ी से उनका रास्ता काटा। राम खेलावन ने कहा कि चुड़ैल कोई छोटी मोटी चुड़ैल नहीं है, इसे हम अकेले नहीं संभाल सकते। आप गांव के और भी लोगों को साथ लो और वहां सभी लोग एक साथ गायत्री मंत्र ऊंचे स्वर में जाप करेंगे और यह घंट शंख बजाएंगे। कोई थोड़ा भी नहीं डरेगा। वह तमाम तरह के हथकंडे अपनाएगी, कभी रोना, कभी मायूस होना, कभी डराना, लेकिन सभी पाठ जारी रखना। जैसे ही सभी लोग त्रिभुवन काका के घर पहुँचे तो एक तेज़ हंसी के साथ राकेश छत की चारदीवारी पर चलने लगा। सबके होश उड़ गए, लेकिन किसी ने हार नहीं मानी और गायत्री मंत्र का जाप शुरू कर दिया और साथ ही घंट शंख आदि बजाना शुरू कर दिया। रात के समय इस तरह की आवाज़ से अगल बगल के गांव वाले भी बहुत अचंभित हुए और गुटों में वह सभी इसी गांव की तरफ आने लगे। इधर ओझा ने अपने कार्य शुरू किया। जैसे जैसे ओझा मंत्रों का प्रभाव बढ़ाता, वह चुड़ैल और भी भयानक तरीके से लोगों को डराती। कभी वह उल्टे पाँव चलती, तो कभी छत पर उल्टा चलने लगती, तो कभी भीड़ के किसी एक खास की तरफ तेज़ी से बढ़ती, लेकिन वह किसी को छू नहीं पाती। 5 घंटे तक यह कार्यक्रम चलता रहा। सुबह के 4 बजने वाले थे, तभी ओझा की नज़र वहाँ गिरे गुलाब के फूल पर पड़ी। उसने वह फूल जैसे ही उठाने की कोशिश की, चुड़ैल खूब ज़ोर से चिल्लाई और एक भयानक रूप बनाकर तेज़ी से ओझा की ओर झपटी। लेकिन तब तक ओझा ने फूल को आग में डाल दिया और आग में डालते ही राकेश का शरीर शांत हो गया और कुछ ही समय में एक तेज़ चित्कार के साथ एक काला गहरा धुआं राकेश के मुंह से निकला और राकेश उठकर बैठ गया। पूरा माहौल सामान्य हो गया था। ओझा के पूछने पर राकेश ने सारी बात बता दी। उसने बताया कि रात को उसे नींद नहीं आ रही थी, तभी वह चुड़ैल मेरे पास आई, उसी रूपवती लड़की के रूप में आई। तब मुझे शक हो गया। मैंने उससे उसका नाम पूछा, वह कुछ नहीं बोल रही थी। उसने इस गुलाब के फूल के कांटे को मेरी उंगली में चुभो दिया और जैसे ही इसमें खून लगा, वह अपने असली रूप में आ गई। इस घटना के बाद राकेश के साथ ही त्रिभुवन काका भी उस जंगल की तरफ जाना छोड़ दिए। लोग इस चुड़ैल के प्यार से काफ़ी हत प्रभे थे। कई दिनों तक यह बात लोगों के बीच केंद्र बिंदु बनी रही।